नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और छत्तीसगढ़ की खबरों का पूरा अपडेट लेकर इस बुलेटिन में हाजिर हैं हम, जहां बड़ी खबरों का विश्लेषण होगा तो वहीं सुपर फास्ट अंदाज में भी होंगी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं जोहार छत्तीसगढ़ की। और इस वक्त दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर वक्फ बोर्ड ने राम मंदिर पर दावा किया है। 5 कंडिल चौक के प्राचीन राम मंदिर पर बोर्ड का ये दावा है। सैकड़ों साल पुराना है दुर्ग का राम मंदिर और अब मोतीपाड़ा के सालों पुराने मंदिर पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया है। मंदिर समिति से जुड़े लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई है। तो एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है दुर्ग से, जहां पर राम मंदिर पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। सैकड़ों साल पुराना है ये मंदिर, आपको बता दें। दुर्ग के अगर आप हैं या आसपास के हैं तो निश्चित तौर पर आप भी कभी ना कभी इस मंदिर में जरूर गए होंगे। और राम मंदिर पर, इसी राम मंदिर पर अब वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया है। हालांकि मंदिर समिति ने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई है। यदि वक्फ बोर्ड किसी जमीन को अपने नाम से करता है तो उसमें आप कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती। आपको अगर कुछ सुनवाई करना है तो वक्फ बोर्ड में ही करना है। इसी बात की आपत्ति लेके कि ये राम मंदिर जो है 100 साल से भी ऊपर, मेरे दादा से परदादा भी इस मंदिर में पंडित रहे हैं। तो कितना साल पुराना मंदिर होगा ये सोचिए। मैं अपने दादा को देखा, मेरी उम्र 46 हो रही है, तो मेरे दादाजी को मैं देखा नहीं हूँ, वो इस मंदिर में पंडित थे। तो जब ये इतना पुरानी है और इसमें भी अगर कोई बोल रहा है कि ये मेरी जगह है तो ये गलत है। तो आपत्ति भी आपने सुन ली, मामला भी आपने सुन लिया। और हमारे सहयोगी आकाश राव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, साफ तौर पर जाहिर है कि इस मंदिर के सालों पुराने होने का दावा किया जाता है और अब वक्फ बोर्ड ने जिस तरह से इसकी जमीन पर भी दावा कर दिया है, नियम क्या कहता है, बाकी की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से ये पूरा मामला सुलझेगा? जिस तरीके से 1 अक्टूबर को तहसील किया गया। आकाश, कुछ तकनीकी खामी है शायद, आपकी आवाज हम तक क्लियरली नहीं आ रही है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी से जुड़ने की। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, मोतीपाड़ा के सालों पुराने राम मंदिर पर भी दावा, वहीं मंदिर समिति से जुड़े लोगों ने अब इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। लेकिन आप ये सोचिए कि दुर्ग के राम मंदिर पर अब वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है। राम मंदिर पर यह दावा है, वही राम मंदिर जहां पर आप सालों से जाते हैं। 5 कंडिल चौक पर यह प्राचीन राम मंदिर है जिससे आस्था जुड़ी हुई है और अब उस पर वक्फ बोर्ड का दावा, जिसके बाद अब मंदिर समिति ने इस पर आपत्ति भी दर्ज करवाई है। चलिए आपको ये भी बता दें कि वक्फ बोर्ड का अगर दावा है इस पर, तो इसके बाद नियम क्या कहता है। नियम में यह है कि अगर वक्फ बोर्ड ने किसी चीज पर दावा किया है तो वो उस चीज को प्रूव नहीं करेगा, बल्कि सामने वाले को ये प्रूव करना है कि कैसे वक्फ बोर्ड की ये जमीन नहीं है। यानी कि अब मंदिर समिति को ये प्रमाण देने होंगे कि ये मंदिर जिस जमीन पर बना है वो जमीन उनकी है, ना कि वक्फ बोर्ड की। तो चलिए इस खबर पर लगातार अपडेट्स भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त कुछ और खबरों का विश्लेषण कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले रमन सिंह ने खुद को सीएम पद के दावेदार की सूची से ही अलग कर दिया है। रमन सिंह का एक बयान सामने आया है और इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। वहीं कांग्रेस को तंज कसने का मौका मिल गया। देखिए रिपोर्ट। डॉक्टर रमन सिंह चौथी बार सीएम के दावेदार रहेंगे। डॉक्टर रमन दावेदार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में कोई दावा करता नहीं। तो सुना आपने, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ बीजेपी की ओर से रमन सिंह मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं होंगे। ये खुलासा खुद पूर्व सीएम रमन सिंह ने ही किया है। दरअसल रमन सिंह से 2023 के चुनाव में सीएम फेस के बारे में सवाल पूछा गया, जिस पर उनका ये जवाब आया। 23 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमल निशान और नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा नाम, मोदी जी के नाम से चुनाव हम लोग लड़ते हैं, मोदी जी के नाम से सफलता मिलेगी।
रमन सिंह के बयान पर तंज कसते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पहले पुरंदेश्वरी हंटर लगाती थी, अब जोर का झटका लगा होगा, तभी रमन सिंह ये बयान दे रहे हैं। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भी इस बात पर तंज कसा। तो यही बात तो पुरंदेश्वरी बोलती थी तो मानते नहीं थे, मैं भी छोटा मोटा चेहरा हूँ बोलते थे। मतलब अब हंटर पहले पुरंदेश्वरी लगा दी थी, अभी और जोर का झटका लगा होगा तभी ये बयान दिए, इसके पहले कैसे बयान आ सकता है। अब छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई नेता नहीं बचा जो माननीय मोदी साहब के चेहरे को लेकर चुनाव लड़ेंगे, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में अब ऐसा कोई नेता नहीं बचे हैं। छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव हैं, जिसकी तैयारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों कर रहे हैं। लगातार 15 साल तक सत्ता में रहने वाली बीजेपी को पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ये तो बात हुई मिशन 2023 की। अब बात कर लेते हैं भानु प्रतापपुर उपचुनाव की, जिसके लिए आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन के साथ अपने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। दोनों ही दलों के नेताओं ने जीत का दावा भी किया है। भानु प्रतापपुर में बज चुका है चुनावी बिगुल और राजनीति की बिसात पर सज गए हैं मोहरे। नामांकन के साथ महारथियों ने भरी हुंकार और अब उपचुनाव में उम्मीदवारों में होगा आर पार। नामांकन दाखिले के अंतिम दिन कांग्रेस ने रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। कांकेर कलेक्ट्रेट पहुंचकर सावित्री मंडावी ने नामांकन भरा और जीत को लेकर आश्वस्त नजर आई। और मैं तो एक बहू, आपके क्षेत्र की बहू हूँ, बेटी हूँ, बहन हूँ। ये सब आप सब अभी अपना अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करेंगे। 25 साल से वो लगातार काम करते रहे, छात्र जीवन से ही वो राजनीति में सक्रिय रहे, तो बड़ा प्रभाव उनका रहा है। दूसरी बात, 4 साल में हमने जो काम किया है भानु प्रतापपुर विधानसभा में, या आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, वो हम लेके जाएंगे। भाजपा ने भी दमखम दिखाने में कोई कमी नहीं की। ब्रह्मानंद नेताम की नामांकन रैली में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। भाजपा ने भी जीत का दावा किया और कहा कि वे कांग्रेस सरकार की नाकामियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। इस सरकार ने 4 साल में इनकी कार्यकाल को सब जान चुकी और निश्चित ही कमल फूल पर आशीर्वाद प्रदान करके प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी का विजय दिलाएंगे। अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सबको आरक्षण के नाम से अलग अलग उन्होंने छला है और आज उसका परिणाम भोगने को उनको तैयार रहना पड़ेगा। कोई डेवलपमेंट का कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं। आम आदमी पार्टी और जेसीसीजे पहले ही चुनाव नहीं लड़ने की बात कह चुकी है, लिहाजा कांग्रेस और भाजपा के बीच अब सीधी टक्कर होगी। छत्तीसगढ़ की जेसीसीजे नेता ऋचा जोगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मरवाही विधानसभा उपचुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र पेश करने के मामले में अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ऋचा ने एफआईआर को कोर्ट में चुनौती देने की बात जरूर कही है। इस पर एक रिपोर्ट। क्या होगा? छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू और अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मारवाही उपचुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के मामले में जिला जाति छानबीन समिति ने ऋचा जोगी के खिलाफ मुंगेली के सिटी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। संतराम नेताम की आपत्ति के बाद जिला जाति छानबीन समिति ने ऋचा जोगी के प्रमाण पत्र को उच्च छानबीन समिति को जाँच के लिए भेजा था, जिसे उच्च समिति ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद ऋचा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। छानबीन समिति होता है, उनके द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र जांच की गई है, इस पर जो है जाति प्रमाण पत्र गलत पाया गया। ऋचा जोगी ने एफआईआर को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। ये उनकी ग्रसित मानसिकता को प्रमाणित करता है और मैं ये इस मानसिकता को कोर्ट में जाकर के चैलेंज करूंगी। अजीत जोगी के निधन के बाद हुए मरवाही उपचुनाव में ऋचा जोगी जेसीसीजे की प्रत्याशी थीं। कांकेर पुलिस ने रेप के आरोप में एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव रुहाब मेमन को गिरफ्तार किया। रुहाब पर कॉलेज छात्रा के साथ रेप का आरोप है। इस पर एक पूरी रिपोर्ट देखिए।
कांकेर पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स एनएसवाई के प्रदेश महासचिव रुहाब मेमन है, जिसे पुलिस ने कॉलेज छात्रा के साथ रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है। रुहाब मेमन को भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए सह प्रभारी बनाया गया है। रुहाब भानु प्रतापपुर का रहने वाला है। वारदात बीती रात की बताई जा रही है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि रुहाब ने कॉलेज में दाखिला दिलाने में मदद की थी। बुधवार की रात को रुहाब कांकेर पहुंचा और फोन कर छात्रा को घड़ी चौक पर बुलाया। पढ़ाई की चर्चा करने की बात कहते हुए उसे अपनी कार में बैठा लिया और सिंगार भाट के जंगल में ले जाकर छात्रा के साथ रेप किया। पीड़िता अपनी जान बचाकर कोतवाली पहुंची। आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है। एक पीड़िता ने दुष्कर्म के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद आज रिमांड पे उसको भेजा जा रहा है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा उपचुनाव के पहले एनएसवाई प्रदेश महासचिव की गिरफ्तारी को बीजेपी मुद्दा बना सकती है। तो बात दंतेवाड़ा की, जहां एक बाबू की दबंगाई सामने आई है। पशुधन विकास विभाग के मुख्य लिपिक ने उप संचालक के केबिन में ताला जड़ दिया। कहा कि स्टाफ के अधिकारी से नहीं बनती। उप संचालक जहीरुद्दीन को ऑफिस में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। वहीं ताला खुलवाने के लिए डिप्टी कलेक्टर भी यहां पर पहुंचे, लेकिन बाबू ने उनकी भी नहीं सुनी। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। और हम नहीं चाहते इनको बैठने के लिए। दंतेवाड़ा में पशुधन विकास विभाग के बाबू की दादागिरी सामने आई है। कार्यालय के बाबू वीपी सोरी ने अपने अधिकारी के चैम्बर में ताला जड़ दिया और साफ कह दिया कि वे अधिकारी जहीरुद्दीन को ऑफिस में घुसने नहीं देंगे। बाबू का कहना है कि उनका स्टाफ अधिकारी के साथ काम नहीं करना चाहता। और सर कर्मचारी नहीं चाहता है। हमारे मानसिकता और कर्मचारी के विचार के अनुसार कर्मचारी अधिकारी पदस्थ नहीं करेगा तो हम बिल्कुल आंदोलन करेंगे और जहीरुद्दीन को हम बैठने घुसने तक नहीं देंगे। इधर ताला खुलवाने के लिए अधिकारी थाने पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने मामले को प्रशासनिक बताते हुए वापस भेज दिया। मैं इस संबंध में वहाँ के सोरी बाबू से मैंने बात किया कि भाई चैम्बर को खुलवा, तो उन्होंने कहा कि हम आपका चैम्बर को नहीं खुलवाएंगे। आप संविधान और न्यायपालिका का पालन, आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब ताला खुलवाने के लिए 2 डिप्टी कलेक्टर भी ऑफिस पहुंचे, पर उनकी भी न चली। फिलहाल कैबिन में ताला लगा हुआ है। मामले की जानकारी कलेक्टर को दे दी गई है। बढ़ते हैं आगे। भिलाईगढ़ में बुधवार देर रात पुलिसकर्मी पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। पुलिस को इलाके में अवैध शराब बिक्री की सूचना मिली थी और इसी के आधार पर जांच करने के लिए टीम गांव पहुंची। इसी दौरान पुलिसकर्मी की ग्रामीणों से बहस हो गई और बहस हाथापाई में तब्दील हो गई। ये तस्वीरें भिलाईगढ़ के ग्राम कौहा जुनवानी की है। ग्रामीण बेरहमी से पुलिसकर्मी को मार रहे हैं। वजह है शराब की बिक्री। पुलिस को इलाके में शराब बेचने की सूचना मिली। जांच करने पहुंचे तो बहस हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने भी पुलिस वालों पर आरोप लगाए। महिला का कहना है कि उसको धक्का दिया गया है। वहीं एक ने कहा है कि उसको धमकाकर 15,000 वसूले गए। और मैं जब खाना बना के निकल रही बाहर तो मैं सामने से और धक्का दे दिस। फिर मैं सामने गए का बोल के बोले तो ऐसे करके धक्का दे दिस। तो हमारे आज तक न खुद अपन मन दारू धर के, तो हमारे घर में दरवाजा नहीं है और 5 लीटर के डब्बा में लाए रही से मतलब मारपीट करके चमका के ना 15,000 रुपए लेके। मामले में एसडीओपी ने जांच की बात कही है। साथ ही कहा है कि इलाके में अवैध शराब की बिक्री पर कार्रवाई जारी रहेगी। सरपंच और गाँव वालों को हमने कहा कि जो भी शिकायत है पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध वो आके आप सवेरे दें, उस पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में पुलिस कर्मियों पर आए दिन हमले हो रहे हैं। हाल ही में जांजगीर में ऐसी ही एक घटना सामने आई थी। इधर सरगुजा जिले के खाद्यान्न केंद्रों में खाद्यान्न की शॉर्टेज से हड़कंप मचा हुआ है। अब सभी 510 केंद्रों में खाद्य विभाग स्पॉट वेरिफिकेशन भी करवा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की खाद्यान्न योजना पर सरगुजा जिले में ग्रहण लग गया है। जिले के सभी 510 समितियों में से खाद्यान्न का शॉर्टेज पाया गया है। यही कारण है कि राज्य स्तर से ही इस बार कटौती करते हुए खाद्यान्न का आवंटन किया गया है, जिसके बाद जिले भर में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि खाद्यान्न केंद्रों में ऑनलाइन दिखाई दे रहे खाद्यान्न की क्वांटिटी और भौतिक रूप से पाए गए खाद्यान्न की क्वांटिटी में अंतर है। ऐसे में अब खाद्य विभाग सभी समितियों का स्पॉट वेरिफिकेशन करा रहा है। जब तक ऑनलाइन उसकी एंट्री नहीं की जाएगी आगे का वितरण संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए शासन के निर्देशानुसार हमको सितंबर माह की स्थिति में क्लोजिंग बैलेंस देना है। क्लोजिंग बैलेंस के लिए सभी दुकानों में फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर लंबे समय से इसे लेकर लापरवाही क्यों बरती गई, और अब जब खाद्यान्न में कटौती की गई है और कम खाद्यान्न आवंटन किया गया है तो इसकी भरपाई आखिर कैसे हो सकेगी।
फर्जी तरीके से अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में ऋचा जोगी के खिलाफ मुंगेली में केस दर्ज। सहायक आयुक्त एल.आर. तुर्रे ने एफआईआर दर्ज करवाई। दुर्ग में वक्फ बोर्ड की जमीन पर दावा खारिज हुआ। वक्फ बोर्ड ने करीब 10 एकड़ की जमीन पर किया था दावा। एफआईआर को लेकर ऋचा जोगी का बयान आया सामने। ऋचा जोगी ने कहा, एफआईआर को कोर्ट में दूंगी चुनौती, दुर्भावनावश किया गया है एफआईआर। मानव प्रतापपुर के अस्पताल में बड़ी लापरवाही आई सामने। व्हील चेयर पर महिला की हुई डिलीवरी। जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी का काम धीमी गति से चल रहा है। जिले में के 96 धान खरीदी केंद्रों में बोहनी तक नहीं हुई है। बाटापारा के विद्युत विभाग का भाजपाइयों ने किया घेराव। बिजली बिल ज्यादा आने की शिकायत को लेकर भाजपा ने दिया धरना। बेमेतरा में किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजन। संसदीय सचिव, विधायक सहित कई जनप्रतिनिधि हुए शामिल। छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ की पहल पर बाल हितैषी पंचायत की शुरुआत शक्ति जिले से की गई। स्पीकर चरणदास महंत ने की शुरुआत। केशकाल के सरगीपाल गांव में नए धान खरीदी केंद्र की हुई शुरुआत। नए खरीदी केंद्र का विधायक संतराम नेताम ने किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के निर्देश पर प्रदेश में विधानसभा स्तर पर 100 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ। बेमेतरा जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जर्जर भवन और मानदेय की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। सड़कों पर आवारा पशुओं के मामले में जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने सख्ती बरतने के साथ कार्रवाई के दिए निर्देश। रायपुर में अगले हफ्ते से तापमान में होगी गिरावट दर्ज। मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड पड़ने की जताई संभावना।